ठीक है, देयर इज वन मोर वेबसाइट कॉल्ड ऑरेंज HRM, इसको भी हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस पे जाओ आप लोग, इनका एक ERP है ऑरेंज HRM का। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट, मैं इसका URL भेजता हूँ आपको। ये मैं वो मैनुअल टेस्टिंग, ये स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, ये क्लियर है। ये वेबसाइट उससे थोड़ी सी टफ है, तो जब आप उस वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लोगे देन इस वेबसाइट पर एडमिन और एडमिन 1 2 3। ठीक है, लॉगिन पे जाएंगे, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं, HR मैनेजमेंट का बिल्कुल पोर्टल है पूरा। क्लियर, तो यहाँ पे एडमिन्स एक्सेस की यूजर क्रिएट कर सकते हैं, किसी यूजर को लीव अप्लाई करनी है ही कैन अप्लाई द लीव। इसके आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटीज मिलेंगी और बहुत सारे टेस्ट केस यू कैन राइट। ये फुल फ्लैज एक वेब पोर्टल है, वेबसाइट भी नहीं, वेब पोर्टल है, कंप्लीट वेब पोर्टल है। और ये बिल्कुल एक रेडी प्रोडक्ट है, कंपनी में आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। इससे पहले जो मैंने वेबसाइट दिखाई थी दैट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली, अब ऐसे आपको रियल वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल टैब एक साथ करेंगे, तो इसके टेस्ट केस लिखेंगे सिस्टम यूजर, टेस्ट केस टू जनरेट सिस्टम यूजर। ठीक है, इसको आप गो थ्रू करिएगा, पहले समझिएगा वेबसाइट को क्या है, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पास। तो वेबसाइट को आप समझिएगा, इसकी फंक्शनैलिटी देखिएगा और ट्राई टू राइट दी टेस्ट केसेस, इसमें टेस्ट केस लिखिएगा एक्स, कितने भी मैक्सिमम टेस्ट केस आप लिख पाओ। ये प्रैक्टिस के लिए लाइव वेबसाइट है, प्रैक्टिस के लिए कि आपकी प्रोजेक्ट की मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाए। इस पे प्रैक्टिस कर लोगे देन यू कैन आस्क फॉर वन मोर वेबसाइट इज देयर, इन्वेंट्री की वेबसाइट है वो, दैट इज, मैं आपको वो वेबसाइट भी दे। ठीक है, बट ये इनफ है, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी है। ठीक है, और क्या क्या डाउट है क्रिश? शिवेंद्र, आपके कोई डाउट है? सर अभी तो डाउट है, बट मैं डाउट क्लियर करने के अभी उस पर हूँ नहीं। अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे हूँ, तो मे भी शायद मैं बाद में करूँ। ठीक है, नेहा आप पूछ लो डाउट, वरना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजाइल है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आपने चेस्ट वाटर पिंग किया है कुछ? अच्छा, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। देखो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलता है कि आप जब भी टेस्ट करो, सपोज कोई, आपको एक एक्सेल से समझाता हूँ। ठीक है, कभी भी अगर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स है या कोई भी बॉक्स है, उसमें बोला गया है कि इसमें जो एज आएगी दैट विल बी बिटवीन 18 to 60, ये अलाउड है। या कोई फॉर्म भरने की डेटा है, सपोज कोई गवर्नमेंट फॉर्म आप भरते हो, गवर्नमेंट फॉर्म का एक ऑनलाइन फॉर्म है, इसमें जो एज है दैट इज 18 30, क्या आप 18 18 साल भी नहीं, 24 30, ज्यादातर गवर्नमेंट में ही होता है कि जो एज है जॉब एप्लीकेंट की वो 24 से 30 ईयर्स की होनी चाहिए, वही लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो आपको जब ये टेस्ट करना होगा, आपको जो ये वैल्यू है 24 30, ठीक है, दोनों सेम रिलेटेड है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी, और वो क्या कहेगा कि आप इसके इक्विवेलेंट पार्टीशन करो। कि पहले इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग समझते हैं, कि इसमें जो अलाउडेड वैल्यू है या जो इसकी वैल्यूज हैं वो है 24 से 30, एक रेंज हो गई। अब इसमें जो अलाउडेड वैल्यू नहीं है वो कौन सी हो गई, 30 अबव, और जो बिलो वैल्यूज हैं वो है 24 से कोई भी वैल्यू बिलो। ठीक है, ये तो अलाउडेड, अलाउडेड, नॉट अलाउडेड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इक्वलिश पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि हम बराबर पार्टीशन करें, तो हम यहाँ पे 4 पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे हैं,
एज लेस देन 24, ठीक है, एज बिटवीन 24 30। ये डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये नॉट अलाउडेड के दो आ रहे हैं, इक्वलेशन के लिए कहता है कि बराबर आप करो। ए लेस देन 40, सॉरी 30 है, 24 है, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउडेड एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो भी आप बेसिकली हम क्या करें, अपनी टेस्टिंग के लिए डेटा प्रिपेयर करें। मैंने आपको डेटा चार्ट दिखाया था पहले भी, ठीक है। कोई भी डेटा हम रैंडमली ले रहे हैं, 12, 23, 8, 7। कहीं मैं थोड़ा डेटा रॉन्ग लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, यहाँ 20 लिख रहा हूँ। अब इसको मैं करेक्ट कराऊंगा, रीजन बताऊंगा क्यों करेक्ट कराया, क्या रॉन्ग था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 26, अब उसमें डेटा कम आएगा, जैसे 26, 27, 28, 29। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डेटा एज बहुत लिमिटेड है। बड़े डेटा होता तो हम इसको कर लेते, ठीक है। 31 से लेकर 34, 64, 35, 34, 36। तो जब भी हम टेस्ट केस बनाएंगे इस तरह के डेटा प्रिपेयर करेंगे। अब ये पार्टीशन हो गया, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, मतलब जितने भी हम इसके डेटा ले रहे हैं उतना ही हमें नॉट अलाउडेड और नॉट अलाउडेड इसका भी लेना। क्लियर है, इसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, कि हम अपने डेटा को इक्वली डिवाइड करके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नॉट अलाउडेड ज्यादा देखूंगा या अलाउडेड ज्यादा देखूंगा। निगेटिव सिनेरियोज में है तो प्रॉपर टेस्टिंग, पॉजिटिव सिनेरियो प्रॉपर टेस्टिंग, ठीक है। ये कहता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहता है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखी है ना, बिलो 24 कोई सी भी, तो ये कहता है कि कोई सी भी तो देखनी है आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि आप जो टेस्टिंग करो उसमें 23 होना चाहिए, और इधर जब टेस्टिंग करो तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। क्यों? एज 24 अलाउ है, बिलो 24 अलाउ नहीं है। ज्यादातर गड़बड़ी इसी एज की होगी, 23.5, 24, जो 24 हुए हैं, नहीं हुए हैं, अगले महीने होने वाले हैं, या जस्ट अभी अगले महीने फॉर्म भरने से पहले हुए हैं। तो ज्यादा कंडीशन आपको चेक कहाँ पे करना है, इस बाउंड्री पे। कौन सी बाउंड्री? 23, 24, सेम 60 पे, कि फॉर्म फिल करने तक तो 60 थे, बट जो फॉर्म की डेट थी तो 60 क्रॉस हो गए, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो रिक्वायरमेंट में एग्जाम वहां पे लिखा होगा 30 सितंबर 2024 तक जो 24 के हो गए हैं वही फॉर्म भरेंगे। वहां पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाउंड्री वैल्यू, कि आपको 24 के 30, 24 और 25, यहाँ पे 25 का डेटा आएगा ही आएगा। 30 है तो 30 इधर आएगा, 29, 30, इसमें और डेटा बनेगा, और यहाँ पे 31 जरूर आएगा। दिस इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, की बाउंड्री की कंडीशन को आपको हमेशा टेस्ट करना ही करना है, वो क्रूशियल है। इज इट क्लियर नाउ? ये समझ में आया? इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कि आपको डेटा को प्रॉपर डिवाइडेड करना सर है। फिर से बताओ। सर फिर से बताओ, ये डिस्प्ले वो चला गया था। जो भी डेटा आप बनाओगे टेस्टिंग करने का, इक्विवेलेंस पार्टीशन कहता है कि आपको डेटा को बराबर हिस्से में डिवाइड करना है। बराबर हिस्से में डिवाइड करना है मतलब, अगर जितने पॉजिटिव सिनेरियो ले रहे हो उतना ही डेटा आपको नेगेटिव सिनेरियो में भी टेस्ट करना ही करना है। ये क्लियर हुआ? तो आप डेटा को डिवाइड करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। ये चीज क्लियर हो रही है? अब सेकंड उसने डाउट पूछा था कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहता है कि जो एज है, एज यहाँ पे क्या है, 24 और 30। तो 23, 24, 25 तो चेक करना ही करना है। रेंज तो चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देते हैं ताकि तो आइडिया क्लियर हो जाए। सपोज 24 और 50 की है एज लिमिट, तो आपको जो डेटा करना ही करना है वो हो गया 23, 24, 25, ये तो चेक करना ही करना है। 49, 50 और 61 ये मैंडेटरी हो जाता है। वो क्या है,
लॉजिक कहता है कि जो ज्यादातर मिस्टेक होगी वो इस एरिया में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट वैल्यूज। ये चीज आ रही समझ में? क्या बोला मैंने? यस सर। ये क्लियर है सबको कि पार्टीशनन, डेटा को पार्टीशन करना है प्रॉपर, और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। ये आपको अभी लग रहा होगा कि छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप रियल एप्लीकेशन पे करोगे तो वहां पे इसके डेटा बहुत ज्यादा बनता है, मतलब वहां पे टेस्टिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है। इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है। और कोई डाउट? नहीं है? और कोई डाउट है? सर इसके बीच में जो डेटा रहता है वो पॉइंटों में भी आ सकता है ना? डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। एज है तो एज जिस भी हिसाब से मंथ के बेसिस में आएगी तो मंथ वाला डेटा आएगा उसमें। अगर ईयर के हिसाब से आ रही है, कंप्लीट ईयर लिखना है तो ईयर आएगा। डेटा का नंबर की, डेटा न्यूमेरिक है, इंटीजर है या फ्लोट है, डिपेंड करता है। परसेंटेज है जैसे, परसेंटेज तो कैसे आएगी? नंबर्स में ही आएगी, फ्रैक्शन में ही आएगी। क्लियर? रिलायबिलिटी टेस्टिंग, यस। ये कहाँ से देखा आपने? सर ये नॉन फंक्शनल में। रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, रिलायबल इन द सेंस कि इसमें बग की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये टूल से किया जाता है, ये नॉन मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है। नॉन फंक्शनल कोई मैनुअल पार्ट का पार्ट नहीं आता, वो डिफरेंट प्रोसीजर है उसका करने की। तो ये आउट ऑफ स्कोप है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है। क्रैश वाला जो मैंने बताया था सिनेरियोस। ठीक है। लोड टेस्टिंग ये आपके में नहीं आता। ठीक है। ये सब क्योंकि ये मैनुअली नहीं होता, ये टूल से होते हैं। लोड आप टूल से डाल के देखते हो। रिलायबल सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितने लोड पे कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, ये आप मैनुअली नहीं चेक कर सकते। मतलब सिंगल यूजर के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। लोड डालना है तो आपको कम से कम 1 लाख 2 लाख यूजर का लोड डालना पड़ेगा, वो आप मैनुअली नहीं डाल सकते। उसके लिए टूल्स, अलग टूल्स आते हैं, टूल बेस्ड है, वो अलग है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज इन डिफरेंट एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, सर इस बार क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंटरव्यू में आता है। क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। तो बोलते वेरिफिकेशन और दिस इज वैलिडेशन। वैलिडेट करना, क्वालिटी एश्योर करना मतलब, अब आप ऐसे समझो इसको, एक होता है वेरिफिकेशन, एक मैंने बताया था प्रोसेस, दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है। टेस्टिंग हमने पढ़ी थी, एक डायनेमिक टेस्टिंग, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक डायनेमिक टेस्टिंग, क्योंकि सब कुछ मिले हुए हैं इसलिए मैं इन वर्ड्स का दोबारा यूज कर रहा हूँ। स्टैटिक टेस्टिंग। ठीक है। क्वालिटी को एश्योर करना कि हम एश्योर कर रहे हैं कि जो हम डिलीवर करेंगे वो अच्छा करें। क्वालिटी को कंट्रोल करना, भी हम तो समझो पहले प्रोसेस और प्रोडक्ट को समझो। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है? टेस्ट केस लिखना, ऐसा प्रोसेस। टेस्ट केस लिखना, टेस्ट सिनेरियोज ढूंढना। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर को यूज करना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, उन पे कंट्रोल करना। ठीक है। जब हमने पढ़ा था स्टैट डायनेमिक टेस्टिंग की, टेस्टिंग हम करके देख रहे हैं, हम अपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके देख रहे हैं, रिग्रेशन करके देख रहे हैं, दैट इज वी आर वैलिडेटिंग अवर प्रोडक्ट। हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हैं कि वो ठीक है नहीं है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है। वैलिडेट करना,
अभी मैं आता हूँ उस पर। दूसरा प्रोसेस, जो भी हम टेस्ट केस लिख रहे हैं विच कम्स अंडर द स्टैटिक टेस्टिंग, कि जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, क्या हम सही टेस्ट केस लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एश्योरेंस। क्वालिटी को एश्योर करना कि जो भी हम क्वालिटी से काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और क्वालिटी को कंट्रोल करना मतलब वैलिडेट करना कि हम जो प्रोडक्ट में जो हमने टेस्टिंग की है वो ठीक है। वेरिफिकेशन इसका होता है, प्रोसेस का होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। और प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है वैलिडेशन। मतलब टेस्ट केस आपने लिखे, आपके टेस्ट केस आपने ठीक टेस्ट केस लिखे, टेस्ट केस आपने रिव्यू करा के देखे, और सारे टेस्ट कवरेज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। एन एग्जांपल दिया था ना, अगर हम कोई सपोज लंच बना रहे हैं या कोई फूड बना रहे हैं, एक तो हो गया कि हमने फूड आइटम क्या बनाया है वो कितना टेस्टी है, ठीक है। दूसरा होता है उसको बनाते टाइम हमने क्या प्रोसेस को फॉलो किया, क्या हमने पानी था वो क्लियर वाटर था, मतलब अच्छा पानी यूज किया है, स्पाइसेस हैं अच्छे यूज किए हैं, तो हमने कुछ भी मिक्सअप करके प्रोडक्ट बना दिया। तो एक प्रोसेस को फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। क्वालिटी को कंट्रोल करना मतलब जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, जो भी मेथोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो हम अच्छी तरीके से एक प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। एश्योर करना मतलब प्रोसेस हम ठीक फॉलो कर रहे हैं। वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी उसी का पार्ट है। ये भी नोट्स में आपको एमसी, जहाँ पे मैंने डिफरेंसेस लिखे ना वहाँ पे आपको ये मिलेगा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पूरा प्रॉपर मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। और ये इंटरव्यू में आता है क्वेश्चन, जितने ही क्वेश्चन पूछने नहीं है ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इज स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्ट। डायनेमिक टेस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, हम टेस्ट केस को रन करते हैं बेसिकली, और प्रोडक्ट को वैलिडेट कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट में कोई गलती तो नहीं है। जब हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम सही से टेस्ट केस बना रहे हैं, क्या हमारे टेस्ट केस रिव्यू हो रहे हैं। एक तो होता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दूसरा होता है रिजल्ट आना, ठीक है। रिजल्ट तो बाद में आता है, अगर बच्चे ने पढ़ाई सही से की है, एक सही प्रोसेस को फॉलो किया है, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा 2 साल बाद पूरा, लेकिन 2 साल तक आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, अगर सब चीज़ों को फॉलो किया है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। किसी समझ में आ रही है। वेरिफिकेशन मतलब प्रोसेस, वैलिडेशन मतलब प्रोडक्ट। सर फॉर एग्जांपल। अभी तो बताया एग्जांपल कि हम भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, टेस्ट केस लिख रहे हैं, अगर हम टेस्ट केस को ढंग से लिख रहे हैं, ठीक है। टेस्ट केस को अगर हम ढंग से लिख रहे हैं और टेस्ट केस रिव्यू हो रहा है, रिव्यू का मतलब होता है कि टेस्ट की कवरेज देखी जा रही है, कि हमने अपने जो प्रोडक्ट है उसको हर एंगल से चेक करने के लिए टेस्ट केस लिखे हैं। तो जब हम टेस्ट केस को चलाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट में पता लगेगा कितना स्टेबल है। तो प्रोसेस को अगर हम ढंग से फॉलो करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो हम प्रोसेस को भी चेक करते हैं और प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं। वेरिफिकेशन भी टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन भी। क्लियर। यस। क्लियर क्लियर सर। और कोई डाउट। और कोई डाउट है किसी को। सर इसमें जो टेस्ट एश्योरेंस और टेस्ट कंट्रोल होते हैं, तो इसमें हम मतलब कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी रहती है जॉब से ये रिगार्डिंग, जैसे हम ये अगर टर्म्स इसमें है, दोनों एलिजिबल रहेंगे? ये टर्म्स हैं मतलब टेस्टिंग में इसका मतलब क्या होता है, दीज आर द टर्म, ठीक है। टेस्टिंग तो आपको टेस्ट केस ही रन करने, टर्म्स होती है कि हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, ये फंडामेंटल्स हैं ये। क्लियर। ओके सर। जैसे मैं क्रिकेट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको, हाँ। सर एक एमसीक्यू क्वेश्चन था जो आपने पीपीटी में अटैच कर रखा क्या था, चीज। 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर आप पीपीटी एक बार ओपन ओके, कर दो। और पीपीटी में हम गए और सर इसका 30 क्वेश्चन। थर्ड नो सर 30। 30। ओके,
13 कौन से, 13 कह रहे, कौन से 30 तो मुझे ऐसे 1 2 3 ये है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं तो मोस्ट क्रूशियल फैक्टर क्या है, इज सब पीपल, कि जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि कौन लोग उस पर बना रहे हैं, कौन लोग उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पीपल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके ये सर, मेरे इस को लग रहा था प्रोजेक्ट होगा। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे ना, टीम इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कौन से टीम में, अगर आपकी टीम अच्छी है तो प्रोजेक्ट अच्छे बनेंगे। ओके। अगर आपसे पूछूं कि अगर ड्यूरिंग क्रिकेट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, ग्राउंड, ठीक है, प्लेयर्स, इन्वायरमेंट, सपोर्ट स्टाफ, कौन इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी चीज में आपके प्लेयर्स, जो लोग काम कर रहे हैं वो, क्योंकि प्रोडक्ट तो चेंज होता रहेगा ना, प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोसेस प्रोसेस तो स्टैंडर्ड है वो तो फॉलो करेंगे ही। प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझो, कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट होता है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट होता है जो भी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम एक टीम बनाएंगे, ठीक है, उस टीम में कुछ फंडामेंटल्स फॉलो करेंगे, उस टीम के कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, वो पूरा कंसीडर होता है ऐसा प्रोजेक्ट, कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया जिसमें हमें प्रोडक्ट बनाना है। ये बात समझ में आ रही है, प्रोडक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर से होता है, प्रोजेक्ट का मतलब प्रोसेस से होता है, कि हम क्या फंडामेंटल यूज कर रहे हैं, हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पे हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर का कोई पार्टिकुलर मॉड्यूल हो, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आ जाए एजाइल पे, भी इम्पोर्टेंट है आई थिंक, कोई और डाउट है, नो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एजाइल, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एजाइल क्या है, एजाइल एक मॉडल है, एक, मैंने पहले भी वाटरफॉल मॉडल भी बताया था, वाटरफॉल मॉडल मैंने हमें डिस्कस किया था स्टार्टिंग में एसडीएलसी में, ठीक है, तब मैंने बताया था कि मैं एजाइल मॉडल आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको कोई और मॉडल ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ इसी को रखना है क्योंकि इंडस्ट्री में यही फॉलो होता है, ये मॉडल है। अब आपको टेस्टिंग आती भी है, टेस्ट केस भी बनाने आते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल क्या काम करता है, हमने फंडामेंटली पढ़ ली, ये मॉडल काम करता है कि हम काम करेंगे कैसे, काम का डिवीजन कैसे होगा, फ्रेमवर्क, ये मॉडल आपको बताता है एक काम करने का फ्रेमवर्क, क्लियर है। फ्रेमवर्क मतलब इसमें कुछ ऑलरेडी रिटर्न चीजें हैं, ठीक है, तो वो रिटर्न चीजें कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करें, जो उस मॉडल के टर्म्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है। काम को डिवाइड करना है तो उस काम को डिवाइड करने के लिए हम जो स्प्रिंट बनाते हैं, जो वर्ड स्प्रिंट है, वो सब इस मॉडल से आया है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप डेली यूज में करेंगे, रिलीज, स्प्रिंट, ठीक है, टास्क, यूजर स्टोरी, ठीक है, स्क्रम मास्टर, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इसी फंडामेंटल ने दिए हैं, आपको इनका मतलब समझना है। स्क्रम, बैकलॉग, अभी मैं सब समझाऊंगा ये क्या, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, और ये डेली डेली यूज है, कि हमारे इस प्रोडक्ट का ये बैकलॉग है, आपको समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट का बैकलॉग क्या है, स्प्रिंट का बैकलॉग क्या होता है, यूजर स्टोरी क्या होती है, रिलीज बोल रहा, अगर आप जानेंगे कि मास्टर, आपका स्क्रम मास्टर बोलेगा, आप स्क्रम मास्टर क्या होता है ये बताऊंगा, मैनेजर समझ लो कि ये 13 स्प्रिंट चल रही है, आप आज कंपनी में क्या पता लगा 13 स्प्रिंट चल रही है, और ये यूजर स्टोरी है, और ये आपको असाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्प्रिंट का मतलब क्या हुआ, यूजर स्टोरी का मतलब क्या हुआ,
वो कहेंगे ये बैकलॉग है, इस बैकलॉग को भी क्लियर करना है। तो आपको फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो इस फ्रेमवर्क को समझना, ये फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क क्या है? वर्किंग करने का एक तरीका है, वे टू वर्क। अभी मॉडल क्या कहता है इसको समझते हैं। पहले हमने एक मॉडल पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब होता है कि हम, अगर पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको एक बार में कंप्लीट ना करके इसको ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और उसको कंप्लीट करके डिलीवर करते रहेंगे। सपोज मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं 2 साल लगेंगे उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। 2 साल तक नहीं वेट करूंगा कि 2 साल बनेगा तब रिलीज करूंगा, नहीं। मैं 2-3 महीने में एक मॉड्यूल रिलीज करूंगा, लोगों का फीडबैक लूंगा, विल कीप ऑन चेंजिंग दी प्रोजेक्ट। जैसे व्हाट्स आप आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टार्टिंग में आए थे किस तरीके की एप्लीकेशन थी, बहुत सिंप्लीफाइड थी, चैट का ऑप्शन था, अब उसमें मल्टीपल ऑप्शन ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं। वर्जन कीप ऑन चेंजिंग, कि वो जो वर्जन है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फंक्शनैलिटी बढ़ती जा रही है। एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं किया था। क्यों नहीं कंप्लीट किया था? क्योंकि एजाइल मतलब चेंजेस, एजाइल का मतलब होता है ऐसा फ्रेमवर्क जो आप चेंज कर सको। एजाइल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो ये फ्रेमवर्क है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कुछ भी अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करते रहो और वो रिफ्लेक्ट होगा बहुत जल्दी। ठीक है? अब थोड़ा सा इसमें पुराने मॉडल आपको समझाता हूँ। पुराना मॉडल था, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो, डिजाइन करो, कोड करो, कोड को इंटीग्रेट करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो। पूरी की पूरी जो वेबसाइट है या कोई पोर्टल है उसमें एक एक स्टेप करो। ठीक है? इंटीग्रेशन करते समय आपने टेस्टिंग कर ली, फिर टेस्टिंग करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम देखी, आप फिर से कोड को चेंज कर रहे हो, फिर से यहाँ आ रहे हो। पूरा पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में हम करते थे। तो विच वॉज रॉन्ग अप्रोच फॉर बिगर प्रोजेक्ट, कि बड़ा प्रोजेक्ट जब बनता है, मल्टीपल चेंजेस आते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको एक ही टाइम पे सॉल्व करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। जैसे मेट्रो है, मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो क्या पूरी मेट्रो एक साथ चल रही है? एक साथ चल रही है मतलब जितनी मेट्रो स्टार्टिंग में बनी थी, हमने पूरे नेटवर्क को एक ही बार बनाया? नहीं, हमने फेजेस में बनाया। ठीक है? और हमने 4 साल आई, गवर्नमेंट ने 4 साल मेट्रो चलाई, फिर देखा कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसमें और ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं, अब देखो कितना बड़ा नेटवर्क हो गया और वो चलता जा रहा है। तो वो है एजाइल। ठीक है? हम एक बार में पूरा ना कंप्लीट करके व्हाट वी आर डूइंग, हम एक विजन के साथ आइट्रेशन में कंप्लीट करते हैं, फेजेस में कंप्लीट करते हैं। पहला मॉड्यूल उठाया हमने, अब मॉड्यूल कितना ब्रेक होगा ये कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी कितना मॉड्यूल कंप्लीट करना है। उस मॉड्यूल को पूरा प्रोसेस करेंगे, उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट लेंगे। ठीक है? इवेल्युएशन, प्रायोरिटाइजेशन मतलब जो रिक्वायरमेंट हमें पहले कंप्लीट करनी है उसको प्रायोरिटी देंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। किसको? एक मॉड्यूल को। ठीक है? फिर वो डिप्लॉय हो जाएगा, कस्टमर उस पर आने लगेंगे, फिर हम उसका दूसरा मॉड्यूल पे काम करेंगे, फिर तीसरे मॉड्यूल पे, फिर चौथे मॉड्यूल पे। ऐसा क्या होता है कि सारी टीम्स बिजी रहती हैं, सब टीम्स के पास काम होता है। रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर कोड करने लगा, टेस्टर टेस्ट के डिजाइन करने लगा, डिजाइन करके दे दिया, टेस्टर टेस्ट कर रहा है, डेवलपर दूसरे मॉड्यूल पर जंप करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि एक काम करेगा दूसरा वेट करेगा, सब पैरेलली काम कर, इसको बोलते हैं पैरेलल डिलीवरी, कि पैरेलल ही कोड काम डिलीवर हो रहा है, करते जा रहे हैं, डिलीवर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, डिलीवर करते जा रहे हैं। ये समझ में आया? एजाइल क्या प्रोसेस है? थोड़े से काम को हमें अच्छे से रखना है और उसको कंप्लीट करते जाना है। क्लियर? नेक्स्ट है एजाइल मैनिफेस्टो। एजाइल कहता क्या है कि हम इंडिविजुअल प्रोसेस एंड टूल्स, हम प्रोसेस जो भी फॉलो कर रहे हैं या टूल्स फॉलो कर रहे हैं उससे ज्यादा हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिविजुअल और इंटरेक्शन। हर बंदे के पास क्या क्या काम है, ठीक है, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है आपस में टीम्स में, उस पर ध्यान देना है।
कस्टमर से क्वेरीज लेते रहनी है, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, कोई भी चेंजेस हैं उस पर रिस्पॉन्ड करना है, एक प्लान पे स्टिक नहीं करना है। क्लियर है? कस्टमर कोलेबोरेशन, कस्टमर से लगातार फीडबैक लेने, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट की हमने आपने तो ये कहा था हम इसी पे रहेंगे, तो ये नहीं। कस्टमर का कोलेबोरेशन स्मार्ट होना चाहिए। वर्किंग प्रोडक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट मतलब जो भी हम रिलीज कर रहे हैं, रिलीज ये बताऊंगा, रिलीज का मतलब एक कोड कंप्लीट करके कस्टमर को भेज रहे हैं, वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला मॉड्यूल हमने दे दिया और उनसे बोल रहे हैं कि जब दोबारा मॉड्यूल आएगा तब पहला मॉड्यूल काम करेगा, नहीं। एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हमें सेलेक्ट करना होता है कि जो इंडिविजुअली चले। ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं पहले ही समझो। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है फ्रेमवर्क ये? यस। ठीक है। सेकंड, अब इसको ब्रेक डाउन समझो कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। ठीक है? हम मान रहे हैं कि ये 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हो गया, प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इट विल टेक 2 इयर्स ऑफ टाइम, तो टाइम फ्रेम कितना हो गया? 2 इयर्स। ठीक है? तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन मतलब मैं इसको क्वार्टर में ब्रेक डाउन करूंगा, 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स के तो 4 4 4 8, तो 8 रिलीज बन गई। 8 रिलीज मतलब कि मैंने इस 2 इयर्स के टाइम फ्रेम को 3 मंथ्स के पार्टीशन में ब्रेक कर लिया, और विच हैज बिकम 8 रिलीज। कि जो 3 मंथ्स का मैं काम करूंगा उसको मैं बोलूंगा पहली रिलीज। दैट इज कॉल्ड रिलीज। रिलीज मतलब कि एक मेजर चंक ऑफ कोड या एक प्रॉपर मॉड्यूल हम डिप्लॉय कर देंगे, इस टारगेट है हमें। डिप्लॉय मतलब सर्वर तक पहुंचा देंगे। पहली रिलीज, पहली रिलीज की डेट क्या है? तो वो हमारी डेडलाइन हो जाती है कि इस तारीख तक हमें एक फेज अपना मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ये क्लियर हो गया? रिलीज समझ में आ रहा है? रिलीज मतलब 3 to 4 मंथ्स का वक्त। 3 मंथ फिक्स नहीं होते, डिपेंड करता है कितने टाइम फ्रेम हम ले रहे हैं। 3 to 4 मंथ्स की एक रिलीज होती है। ठीक है? इतना समझ में आ गया? रिलीज समझ में आ गया? रिलीज वर्ड का मतलब 3 to 4 मंथ्स का काम। दूसरा होता है, इस 3 to 4 मंथ्स को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं स्प्रिंट्स में। स्प्रिंट मतलब हम बोलते हैं कि इन 3 4 मंथ्स में, इस 3 4 मंथ्स में भी हम ट्रैकिंग के लिए क्या करेंगे? स्प्रिंट बनाएंगे। स्प्रिंट का मतलब 14 डेज, 14 नहीं 10 डेज होता है एक्चुअली। 10 डेज, मंडे टू फ्राइडे। आपको डेट में 14 डेज दिखेंगे, बट वर्किंग डेज उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है? तो मैं 10 वर्किंग डेज बोल रहा हूँ, 14 कैलेंडर डेट्स बोल रहा हूँ। तो 2 हफ्ते इस रिलीज में भी, सपोज फर्स्ट मंथ हमने जनवरी से स्टार्ट किया और 3 मंथ ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च, या हम अप्रैल भी ले रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट मॉड्यूल की फर्स्ट रिलीज है, ये हमारी फर्स्ट रिलीज होगी। ठीक है? स्प्रिंट सर 14। ये वाला फिर से बताना, ये कैसे स्प्रिंट क्या होगा इसका? ध्यान से सुनो, फिर मैं पूरा कैसे रिपीट करूंगा चीजें सारी। ठीक है? इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया? रिलीज का मतलब होता है कि हम अपने कोड को, जो भी प्रोजेक्ट है, को डिवाइड कर रहे हैं किसमें? मंथ्स में। तो मैंने क्या किया, एक फर्स्ट क्वार्टर ले लो या 4 मंथ्स ले लो, डिपेंड करता है कि 3 to 4 मंथ्स का रहता है टाइम पीरियड। उसको हम बोलते हैं एक रिलीज। इस रिलीज के अंदर हम क्या करते हैं? इस रिलीज को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसमें स्प्रिंट में। फर्स्ट स्प्रिंट आपकी 14 डेज, 14 कैलेंडर डेज, 10 वर्किंग डेज। ठीक है? इस रिलीज में भी जो जो मॉड्यूल हमें कंप्लीट करने हैं उनको भी हमने और ब्रेक डाउन कर लिया कि हम पहली स्प्रिंट में कितना काम करेंगे, दूसरे स्प्रिंट में कितना काम करेंगे, तीसरे स्प्रिंट में कितना काम करेंगे। सपोज यहाँ पे टास्क बनते हैं, यूजर स्टोरीज बनती हैं।
यूजर स्टोरी मतलब कि क्या क्या काम हम करेंगे। तो 500 यूजर स्टोरी हैं जो हमें 2 साल में करनी है। कौन सी 50 हम पिक कर रहे हैं पहले इसमें, मैं रफली बता रहा हूँ। उस 50 में से भी कौन सी 2 या 3 हम पिक कर रहे हैं पहली स्प्रिंट में। पहला जो टारगेट है, पहली स्प्रिंट को कंप्लीट करना है। ये ट्रैकिंग के लिए होता है। क्लियर, कि हम पहली स्प्रिंट में 10 दिन के अंदर इतना काम करेंगे। ये जो यूजर स्टोरी होती है, यूजर स्टोरी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस काम को कंप्लीट करेंगे, और इसके अंदर छोटे छोटे टास्क होते हैं। टास्क जैसे, रिक्वायरमेंट जैसे कि हम पहले लॉगिन पेज बनाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है कि पहले हम लॉगिन पेज बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा, फ्रंट एंड की स्क्रीन भी बनेगी, बैक एंड का स्ट्रक्चर भी बनेगा, जहाँ डेटा सेव होगा, डेटाबेस भी बनेगा। ये टास्क हो गए, टेस्टिंग भी हो गई, ये यूजर स्टोरी हो गई। और डेटाबेस बनेगा, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के अंदर टास्क क्या हो जाएंगे कि टेस्ट क्रिएट करना है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप टाइम भी यहाँ पे फिट करते हो अपना। जो भी यूजर स्टोरीज आपको असाइन होती हैं, ठीक है, आप उसके अंदर टास्क बनाते हो कि मुझे इसके टेस्ट केस क्रिएट करने के लिए 5 आवर्स चाहिए। ठीक है, इसका डेटा प्रिपेयर बनाने के लिए मुझे 2 आवर्स चाहिए। ठीक है, मुझे इसको रन करने के लिए सारे ब्राउजर्स पे और 15 आवर्स का टाइम चाहिए। तो जब भी आप इस पर टाइम फिल करोगे अपने अकॉर्डिंग, तो जो ये यूजर स्टोरी है इस पर टाइम बढ़ता रहेगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जीरा जिसको हम बोलते हैं। तो उस पर दिखाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम हमारे टीम को लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम उतनी यूजर स्टोरीज पिक करते हैं जितनी हम एक स्प्रिंट में कंप्लीट करें, और डेली डेली जो टास्क होते हैं उनको हम कंप्लीट मार्क करते जाते हैं, उसको हम कंप्लीट करते जाते हैं। और जो पेंडिंग में रहते हैं वो दिखाते हैं कि बर्न डाउन चार्ट बोलते हैं इसको। सपोज मैंने किया कि मैं 45 आवर्स का मेरे पास काम है, और मैंने 5 आवर्स कंप्लीट कर लिए, और बच्चे कितने, 40 आवर्स बचे। तो ट्रैक हो रहा है, सब ट्रैकिंग के लिए होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए होता है ये, कि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है कौन, मैनेजर। इस पर टास्क बने, उससे पता लगेगा कि इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया, कितना और करना है, कितना और रह गया। जैसे स्कूल्स में होता है ना, अटेंडेंस कितने बच्चे आए, होमवर्क ट्रैकर कितने बच्चों ने होमवर्क किया, कितने बच्चों ने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनको फिर करवाना है। सेम वे यहाँ पे भी ट्रैकिंग होती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एक रिलीज मतलब, जो वैसे हमारे फाइनल टर्म के टर्मिनल एग्जाम होते हैं, स्कूल से आप सबको पता होगा कि टर्म के एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म। वैसे यहाँ पे रिलीज हो गई है। यूनिट टेस्ट को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, और ब्रेक डाउन कर लिया, फिर हमने टास्क में ब्रेक डाउन कर लिया, फिर हमने आर्ट्स भी फिल कर दिए। तो पूरे प्रोजेक्ट में लगेगा कि हमें इतने घंटे चाहिए, हमारे पास इतने लोग हैं, उन पे कैसा कैसा काम डिवाइड है। तो सबको पहले से ही पता है कि मुझे किस दिन कितना कब काम करना है, पूरी स्प्रिंट का। तो एक दिन जब स्प्रिंट स्टार्ट होती है, डे 1, हम यही प्लानिंग करते हैं। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग बोलते हैं इसको। स्प्रिंट प्लानिंग कब होगी, एवरी स्प्रिंट के फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे का मतलब हो गया, कोई भी नई स्प्रिंट जो स्टार्ट हो रही है, सपोज आज से स्टार्ट हो रही है, आज मंडे, कल से जैसे मंडे है, मंडे से स्टार्ट होगी, तो मंडे को हम सबसे पहले प्लान करेंगे कि नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज विच इज 2 वीक्स, हम क्या क्या काम कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें असाइन है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये जो तरीका है काम करने का, इन चीजों को डिवाइड करने में, ये एजाइल करता है। ये एजाइल मेथोलॉजी में लिखी हुई है कि हमें ऐसे ब्रेक डाउन करके इस तरीके से काम करना है। ये बर्न डाउन चार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये सब टर्मिनोलॉजीज किसकी हैं, ये एजाइल की हैं। ठीक है, अब एजाइल में क्या क्या चीजें होती हैं, स्क्रम। स्क्रम मतलब एक टाइम फ्रेम। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम स्क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, अब ये एक टीम तो नहीं है, 10 टीम काम कर रही होती है, 10 टीमों के अलग अलग स्प्रिंट प्लानिंग होती है। तो जो इनको मैनेज करता है, जो मैनेजर होता है,
उसे बोलते हैं हम स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर। अब ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनली इस एजाइल मेथोलॉजी को पढ़ के आते हैं और दे नो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कैसे काम करवाना है लोगों से। जो एमबीए ग्रेजुएट होते हैं, कुछ होते हैं, या कोई भी हो सकता है, जो स्क्रम मास्टर होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स जो आपके मैनेजर होते हैं, जो एजाइल मेथोलॉजी को डेप्थ में पढ़ के आते हैं, कोर्स करके आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, कि अगर आपको मैं आज प्रोजेक्ट दे दूं कि ये टीम से करवाना है, कैसे कराना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, क्या कैपेसिटी होगी, क्या प्लानिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, वो सब इसमें लिखा हो। दैट इज कॉल्ड एचआर। क्लियर? तो जो स्क्रम मास्टर हैं वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि किसको कितना काम कैसे करवाना है, कैसे निकलवाना है, उसके लिए भी कोर्स होता है। इतना क्लियर हो गया? स्क्रम समझ में आ गया? स्क्रम पूरे आर्किटेक्चर को स्क्रम बोल रहे हैं। स्क्रम मास्टर कौन है? जो मैनेजर है। स्क्रम टीम, स्क्रम मास्टर कौन हो गया? जो मैनेजर है। स्क्रम डेव टीम, डेव टीम जो स्क्रम में डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, उनको बोलते हैं स्क्रम डेव टीम। प्रोडक्ट ओनर कौन है? जो आपका क्लाइंट है बेसिकली, या आपकी कंपनी बिजनेस एनालिस्ट है जो काम लेके आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर। एक ही मॉड्यूल में अलग अलग प्रोडक्ट ओनर होते हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब का है, तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में वर्क करते हैं। प्रोडक्ट ओनर किसके हैं? शॉर्ट्स के। शॉर्ट्स का जो फंक्शनैलिटी है वो ये टेक केयर करते हैं। दूसरे प्रोडक्ट ओनर हैं, वो लॉग इन फंक्शनैलिटी है उसको देखते हैं, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओनर के वर्क रोल्स हैं, क्या उनको करना है। स्क्रम मास्टर के वर्कलोड, स्क्रम मास्टर के वर्क रोल होते हैं कि उनको टीमों के बीच में क्या करना हो। स्क्रम डेव टीम, डेवलपमेंट टीम, मतलब कि जो भी लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रम टीम। और स्क्रम टीम में हमने जो भी अपने स्क्रम प्लानिंग की थी, जो भी स्प्रिंट की प्लानिंग की थी, ठीक है, हमें जो भी यूजर टास्क, यूजर स्टोरीज के अंदर टास्क, टास्क के हम टिकट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में टिकट बोलते हैं, वैसे टास्क टिकट बनाते हैं। तो जो भी टास्क हम कर रहे हैं, हमने उसके आर्ट्स लिखे। तो एवरी डे देयर इज अ स्क्रम मीटिंग। अब हर डे जब भी आप जाओगे, मंडे को आपकी प्लानिंग हो गई, ट्यूसडे से जब भी आप जाओगे मॉर्निंग में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी मीटिंग होगी, दैट इज कॉल्ड स्क्रम मीटिंग। डेली स्क्रम मीटिंग, डेली स्क्रम मतलब कि आपको वहां पे मिलना है टीम से, मैनेजर से, आपको बताना है कि कौन कौन से टास्क आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, आज कौन कौन से टास्क करने वाले हो, और कोई चैलेंजेस आया है। कोई आपसे पूछेगा नहीं आपने क्या, नेक्स्ट डे पूछेगा आपसे आपने कौन कौन से टास्क कर लिए, कौन कौन से रह गए। ठीक है, वट वॉज डन यस्टरडे, कि आपने कल क्या किया था। वट आर दी प्लान्स फॉर टुडे। ठीक है, एनी इम्पिटेशन मतलब एनी चैलेंजेस, कि आज के टास्क करने में कोई चैलेंजेस है आपको, को ऐसा लग रहा है कि कोई चैलेंज आएगा, कि मतलब आपका चैलेंज इस समय कि जो भी टेस्ट करना है वो डेवलपर ने नहीं दिया, तो वो चैलेंज है कि उसको कल शाम तक देना था, उसने नहीं दिया, दैट इज चैलेंज। तो आप ये किसको बताते हो? ये मैनेजर को बताते हो कि जो भी मुझे टेस्टिंग करनी थी वो नहीं चली, या मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, या मेरे कोई डिपेंडेंसीज है कि मैं ये तभी चेक कर पाऊंगा जब वो दूसरा वाला बग कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सारे चैलेंजेस हैं, वो आपको बताने होते हैं, ताकि जो मैनेजर है वो सॉर्ट आउट कराए, आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे उसको। क्लियर? डेली स्क्रम्स मीटिंग्स होती हैं। प्रोसेस, स्प्रिंट प्लानिंग मैंने बता दिया, स्प्रिंट बता दिया, डेली स्प्रिंट। स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रिव्यू का मतलब होता है जब भी आपके 10 दिन खत्म होंगे, आपकी एक और मीटिंग होगी, उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन और स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। इसमें आप पूरी टीम मिलके डिस्कस करेगी कि व्हाट वेंट वेल, कि हमने क्या प्रोसेस किया था, क्या सही किया, क्या गलत किया, उसके पॉइंट नोट डाउन होंगे। क्लियर? उससे क्या होता है, आपको पता लगेगा क्या क्या अच्छा काम किया था, क्या क्या गलतियां हुई थी,
उन गलतियों को हम दूसरी स्प्रिंट में ना करें। स्प्रिंट रिव्यू, अब ये सब किस चीज का प्रोसेस है? ये स्क्रम का प्रोसेस है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है टास्क। जैसे मैंने बताया था कि हमने 500, तो ये 500 अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया और ये प्रोजेक्ट बैकलॉग हो गया। प्रोजेक्ट बैकलॉग में 500 यूजर स्टोरीज हैं, ठीक है। हमने वहां से 50 उठा ली, तो हमारे प्रोजेक्ट में कितना बैकलॉग हो गया? 50 का, ठीक है। हमने वहां से 10 उठा ली अपने पहली स्प्रिंट में, 5 उठा ली पहली स्प्रिंट में, ठीक है। कि हमें इन 5 पे काम करना है। इन 5 पे कर लिया तो हम एक और नेक्स्ट उठा सकते हैं। रिलीज प्लानिंग, प्रोडक्ट का बैकलॉग, स्प्रिंट प्लानिंग, डेली बैकलॉग, डेली स्क्रम मीटिंग रहेगी, प्रोसेस चलता रहेगा, हम फॉलो करेंगे। जो प्रोडक्ट का काम है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। क्लियर? स्प्रिंट, ए मंथ लॉन्ग आइट्रेशन, मंथ्स भी हो सकता है, 2-3 मंथ्स ज्यादातर। और स्प्रिंट कितनी होती है? 2 वीक्स की भी होती है। कहीं कहीं कंपनीज में 4 वीक्स होती है, इसलिए लिखा है 1 मंथ। मेजरली 2 वीक्स की होती है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग बता दिया। प्रोडक्ट बैकलॉग, ये टास्क बना दिए, कि टास्क बना दिए, आप यहाँ से अपने टास्क असाइन कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, स्क्रम आर्टिफैक्ट्स बता दिए, प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ रेडी, डेफिनेशन ऑफ डन। अब इसको ध्यान से समझो। जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी या जब भी आप अपना काम सबमिट करोगे कि मैंने, मेरे पास जो भी काम आया था वो कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डन? डेफिनेशन मतलब डन, कि आपको क्या क्या काम करने थे। तो आपकी कंपनी हमेशा आपको चेकलिस्ट देगी। कोड प्रोड्यूस, की कोड होना चाहिए, कोड में कमेंट होने चाहिए, आपके साथी ने उसको रिव्यू करना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, यूनिट टेस्ट केस पास होने चाहिए, डिप्लॉय होना चाहिए, यूएटी पास होना चाहिए। ये डेवलपर्स के एंड से लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके टेस्ट केस लिखे होने चाहिए, टेस्ट डेटा प्रिपेयर होना चाहिए, टेस्ट केस सब वेब ब्राउजर पे चलने चाहिए। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। इस टर्म को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ डन। तो जब आप बोलोगे कि मेरा काम खत्म हो गया है, तो जो भी चेकलिस्ट पॉइंट्स होंगे जो आपको बताया जाएगा पहले दिन, या जब भी आपकी मीटिंग होगी, ये सारे पॉइंट्स है, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ डन। ये क्लियर हो गया? डेफिनेशन ऑफ रेडी, अब इसके अपोजिट है। जब भी आपके पास काम आता है तो काम की भी रिक्वायरमेंट होती है, कि कोई भी मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे यूजर स्टोरी है, क्लियर होनी चाहिए, मैं उसको कंप्लीटली टेस्ट कर सकूं, फिजिबल हो, डिफाइंड हो, उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी डिपेंडेंसीज है, किसी और पे वो काम डिपेंडेंट है, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ रेडी। तो कोई यूजर स्टोरी आप तब एक्सेप्ट करोगे जब वो रेडी होगी। रेडी की डेफिनेशन कंपनी टू कंपनी डिफाइंड हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ डन, जो आपने काम कर लिया, कि क्या क्या टास्क करने थे। क्लियर है? फिर आता है आपका फीचर फाइल। रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स मैंने बता रखा है कि आप रिक्वायरमेंट लिखते हो, अपनी आईडीज लिखते हो, टेस्ट केस लिखते हो, स्टेटस लिखते हो, एक्सेप्टेंस, इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखा है, तो डिपेंड करता है टाइम। तो ये आरटीएम है। आरटीएम भी इसी का पार्ट है, कि आप आरटीएम बनाओगे, उसको ट्रैक करोगे। डेवलपर के टास्क, क्यूए के टास्क। टास्क इस तरीके से, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, राइटिंग टेस्ट सिनेरियोस, राइटिंग टेस्ट केसेस, टेस्ट केस रिव्यू करने हैं अपने, रिव्यू करवाने हैं, टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना है, इन्वायरमेंट सेटअप करना है, टेस्ट एग्जीक्यूशन करनी है, रीटेस्टिंग करनी है, टीम्स मीटिंग में पार्ट करना है, ऑटोमेशन का भी काम है तो ऑटोमेशन करना है, और अदर कोई भी टास्क। तो किसी भी यूजर स्टोरी में आपको ये सारे टास्क करने होते हैं, ठीक है। ये है एजाइल प्रोसेस, कि आप जाओगे,
इस तरीके से टास्क मिलेंगे, इसको असाइन करिए। इसके लिए सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट वीक ही दिखाया था, जीरा। जीरा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, वर्क असाइन करने के लिए। जो आप कंप्लीट होता जाता है, ठीक है, तो आप उसमें मार्क करते जाते हो और टाइमिंग डिक्रीज होती जाती है। रिवर्स चलता है कि आपको 100 आवर्स का काम दिया था, आपने 5 आवर्स से कंप्लीट कर लिया है, 6 आवर्स का रह गया। जो टास्क आप कंप्लीट करते रहते हैं वो दिखता रहता है। उसे बोलते हैं बर्न डाउन चार्ट। क्या बोलते हैं उसको? बर्न, BOR, बर्न डाउन चार्ट। क्लियर? ये कुछ कंपनीज एक्सेल पे भी बना देती हैं। आप एक्सेल पे जाके अपने डैशबोर्ड पे कंप्लीट कर दो टास्क, और वो चार्ट वहां पे बनता रहेगा, मतलब टाइम दिखता रहेगा। इसको बोलते हैं हम क्या? एक एजाइल प्रोसेस। ये एजाइल में लिखा है कि इतनी चीजें हम करेंगे अगर आप एजाइल को फॉलो करना चाहते हो। ये क्लियर हुआ? यस और नो, इसमें कोई डाउट है? ये आपको ना एक दो बार वीडियो रिपीट करके देखनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोसेस समझ में आएगा।